Okay, hello friends. Today we will solve the problem based on FCFS algorithm, that is first come first serve scheduling algorithm. In last lecture we have already studied some basic concepts which are needed for solving the problem. So ये जो शेड्यूलिंग algorithm के प्रॉब्लम में ये हमेशा एक algorithm आपका आता है क्वेश्चन पेपर में, एक या दो algorithm वो पूछ सकते हैं. So there are three algorithms that you are going to study here. FCFS, that is first come first serve. SJF, that is shortage of first, that is the algorithm, and last is round robin algorithm. So these are the three algorithms. There are various algorithms, but in your syllabus there are three algorithms: FCFS, SJF and round robin. We will see one by one. So FCFS, that is first come first serve algorithm, is very simple scheduling algorithm. जो पहले आएगा उसको पहले टर्न दिया जाएगा, या जो पहले आएगा उसको पहले अलाउ किया जाएगा. So in the given problem of FCFS, you will be given some processes and some burst time is given. For example, here there are three processes P1, P2, P3. P1 के लिए 24 सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम है. हम सेकंड एज अ यूनिट करेंगे. सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है. हम उसको एक जनरल टर्म 24 सेकंड बोलेंगे. सो P1 होता है आपका 24 सेकंड्स लगते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए. P2 के लिए 3 सेकंड्स लगते हैं और P3 के लिए 3 सेकंड्स लगते हैं. तो अगर इस तरीके से प्रोसेसेस है तो FCFS अगर एल्गोरिदम आप यूज़ करते हो या CPU यूज़ करता है तो किस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी. द नेम इज़ FCFS, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा उसको पहले अलाउ किया जाएगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल. सो वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, first you have to draw the Gantt chart. Gantt chart is nothing but the you can say timeline chart as shown in the diagram. So here process P1 is there. Process P1 के लिए 24 सेकंड का टाइम लग रहा है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. सो प्रोसेस P1 आपकी पहले आई है तो 0 से लेके स्टार्ट होगा, 24 सेकंड तक आपका P1 चलेगा. आफ्टर P1 P2 इज़ कमिंग. सो P2 के लिए टाइम है आपका 3 सेकेंड्स. सो आफ्टर P1 you have to take 3 seconds, that means 24 seconds. So and 24 to 24 plus 3, that means 27. तो आपका P2 जो है उसका जो पैच है या उसका जो स्लॉट है वो 3 सेकेंड्स का है. सो P1 के लिए 24 सेकेंड्स, उसमें हम 3 ऐड करेंगे फॉर P2 के लिए तो 27 सेकेंड्स हो जाएंगे. अगेन आफ्टर P2 P3 इज़ कमिंग टू एग्जीक्यूट. तो P3 के लिए अगेन 3 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड. सो 27 प्लस 3 इज़ 30. सो P3 का स्लॉट भी 3 सेकेंड्स का है. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. P1, P2, P3. ओके, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसलिए जो सीक्वेंस से आपके प्रोसेस आए हुए हैं उसी सीक्वेंस से आपको वो डायग्राम ड्रॉ करनी है. नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम और आफ्टर ड्राइंग द गैंट चार्ट यू विल कैलकुलेट द वेटिंग टाइम. सो P1 के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 0 सेकेंड ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज़ द वेरी फर्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट. और फर्स्ट प्रोसेस होने की वजह से इट विल नीड ओनली 0 सेकेंड्स. वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स मीन वेटिंग टाइम इज़ 0 सेकेंड. P2, वेटिंग टाइम फॉर P2, फर्स्ट P1 विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट्स वाई P2 के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 24 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा. 24 सेकेंड वेट करना पड़ेगा P2 के लिए. P3 कितनी देर रुकेगा स्टार्ट करने के लिए? पहले P1 24 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 3 सेकंड P2 एग्जीक्यूट होगा. सो 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27. तो P3 को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने सेकंड का वेट करना पड़ेगा? 27 सेकंड्स का. तो वेटिंग टाइम कितना हुआ? P1 के लिए 0, P2 के लिए 24 एंड P3 के लिए 27. तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ? तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3 because 3 number of processes are there. So average waiting time is 0 plus 24 plus 27 by 3 is equal to 17 milliseconds or seconds. Now average waiting time जो होता है वो होता है waiting time of all processes upon number of processes. Now in examination you will ask calculate the turnaround time also. Calculate the turnaround time also. So turnaround time का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. नाउ बर्स्ट टाइम आपको ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में दिया गया है. बर्स्ट टाइम कितना है? 24:33 फॉर P1, P2, P3. तो आपको जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम. तो बर्स्ट टाइम कितना है हर प्रोसेस का? 24:33 प्लस उसका एवरेज वेटिंग टाइम.
ओके, प्लस उसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ देर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल P1, नाउ नॉट द एग्जाम्पल बट दिस इज़ द वेरिएशन वी कैन से। सपोज दैट द प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर P2, P3, P1। जो पहले हमने जो सिनेरियो देखा उसमें जो ऑर्डर थी वो P1, P2, P3 थी। अभी अगर हमने प्रोसेस के ऑर्डर चेंज कर दी, P2, P3 एंड P1 कर दिया, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। व्हाट इज़ द ऑर्डर नाउ? पहले P2 आएगा, उसके बाद P3 आएगा, फिर P1 आएगा। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले कौन आया है? P2। तो पहले P2 को अलाउ किया जाएगा। P2 होगा आपका 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट। उसके बाद P3 आया है, फिर होगा आपका 3 सेकंड, फिर टोटल हो गए 6 सेकंड। एंड आफ्टर 6 सेकंड योर P1 विल बी गेट एग्जीक्यूटेड। सो 6 प्लस 24 is 30. So 30 seconds it is needed to execute the process if the order is P2, P3 and P1. So waiting time for P2 is 0, waiting time for P2 is 6, and waiting time for P2 is 0, waiting time for P3 is 3 and waiting time for P1 is 6. So waiting time, एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहेगा यहाँ पे? 3 रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी पहले जो सीक्वेंस था उसमें वेटिंग टाइम कितना था हमारा? 17 था, 17 सेकेंड्स वेटिंग टाइम था। लेकिन अगर उस प्रोसेस की ऑर्डर हमने चेंज कर दी तो वेटिंग टाइम ये जो है ये आपका बहुत सारा रिड्यूस हुआ है। पहले केस में वेटिंग टाइम था 17, अभी हुआ है 3। So it is much better than the previous state. So from that we will see the convoy effect, that short processes behind long processes. Consider the one CPU bound and many IO bound processes. So first of all we have to see one CPU bound and many IO bound processes. So that's all about FCFS algorithm. Thank you for listening.